नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं दिलीप तिवारी और हम आज बात करेंगे किसानों की। आखिर किसान सड़कों पर क्यों हैं? क्या कृषि को लेकर जो बिल आए हैं, जो अब कानून की शक्ल ले चुके हैं, उनको लेकर जो सवाल हैं वो किसानों को परेशान कर रहे हैं, या विरोधियों को ये लगता है कि इसके सहारे वो अपनी चुनावी नैया पार कर लेंगे? हमारे साथ हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री और मौजूदा वक्त में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी। बहुत स्वागत है आपका धनखड़ साहब। आप किसान आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और राष्ट्रीय मोर्चा जो किसान मोर्चा है बीजेपी का, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी आपने किया था और पीएम मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, सरदार पटेल की प्रतिमा जो गुजरात में लगाई गई थी, उसमें भी आपकी अहम भूमिका रही है धनखड़ साहब। पहले आप कृषि मंत्री के तौर पर और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, मेरा सवाल सीधा है, क्या आपकी सरकार, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या आपके दूसरे प्रदेशों में जो सरकार है, वो किसानों को समझाने में नाकाम रही है, या समझाने के लिए पहले थोड़ा वक्त ले लेते तो शायद ये हालात नहीं बनते? देखिए कि इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई अच्छी चीज़ ला रहे थे और अच्छी चीज़ के बारे में कई बार ये होता नहीं है कि इस बारे में बहुत समझाने की आवश्यकता है, और इस अच्छी चीज़ के बारे में बाकी सब लोग भी कह रहे थे। पंजाब सरकार ने इसी तरह का एक एक्ट 2017 में लाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा कर रही है, वो आपने भी देखा है। माकन साहब का जो भाषण है वो आपने देखा है राहुल गांधी के साथ बैठ के। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट में 20 नंबर पेज पर 5.13 जो उन्होंने एक पैराग्राफ बनाया है, उसमें यही कहा है। तो किसी भी लेवल पर ऐसा लगता नहीं था कि भाई इतनी अच्छी चीज कर रहे हैं, इसके बारे में कोई पहले से बहुत जागरण अभियान चलाना चाहिए। इसके बारे में ऐसा हो गया कि जैसे छोटी बहू घर में अच्छी खीर बनाए और बड़ी बहू जो है ये कह दे कि इसमें तो किसारी पड़ी हुई थी और मैंने उसको निकालते हुए देखा है, और घर के वातावरण में एक परसेप्शन उत्पन्न कर दे। ऐसा काम कुछ लोगों ने किया, कांग्रेस पार्टी ने विशेष तौर से किया। धनखड़ साहब जो अपने आपके विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, उनको आप छोटी बहू मान के आप गलती तो नहीं कर बैठे? इको आ रही है मुझे। नहीं, देखिए उनकी अपनी भी इसी तरह की सहमतियां थी, इसी तरह की घोषणाएं थी, इसी तरह के विषयों को लेकर वो भी आगे बढ़ रहे थे, इसलिए ऐसा सोचना भी वाजिब नहीं था। तो इसलिए कि वो इस रास्ते पे जाएंगे और केवल पॉलिटिक्स के लिए परसेप्शन खराब करने का काम करेंगे, ये उनके बारे में लगता नहीं था। एक सदी पुरानी पार्टी है, किसी बात पर घोषणा करती है तो हमको लगता है टिकेगी, लेकिन नीचे से ऊपर तक सब लोग बदल जाएंगे, राहुल जी तक बदल जाएंगे, हुड्डा साहब अपनी कमेटी की रिपोर्ट से मुकर जाएंगे, अपने घोषणा पत्र से मुकर जाएंगे, ऐसा हमको लगता नहीं था। लेकिन धनखड़ साहब, मेरा सवाल यह है कि जिस पार्टी को आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त जो है वो भारत बनाना है, जिस पार्टी को आप ये कहते हैं कि इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी को आप लोग पप्पू से तुलना कर देते हैं, तो अब जब आपकी बारी आई या आपके खिलाफ वो खड़े हो गए या अपनी बात से पीछे हट गए, जो आप कह रहे हैं वो तो आप लोग राजनीतिक विरोधी हैं, आप समझेंगे उसको कि पीछे हट गए या राजनीतिक दांव है उनका, तो अब आप कह रहे हैं कि वो अपनी बात से पीछे हट गए, हमको ये अंदेशा नहीं था। आपका विरोध करने के लिए वो किसी भी स्तर तक जाएंगे। आपने देखा राज्यसभा में क्या हुआ, किस तरह से बिल की कॉपियां फाड़ी गई, ये तक कहा गया कि रूल बुक फाड़ दी गई, ये तक कहा गया कि साहब हाथापाई की नौबत आ गई, माइक छीन के आम आदमी पार्टी के जो
सांसद है संजय सिंह, उन्होंने माइक तक तोड़ दिया चेयर का। तो ये जब हालात बन गए हैं तो इससे एक माहौल ये बना है कि सरकार ने ना तो अपने सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में लिया, न विरोधियों को कॉन्फिडेंस में लिया। आपके सरकार के एक सहयोगी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने यह कहकर इस्तीफा दिया कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, चर्चा कर लीजिए। फिर आप कहते हैं कि साहब विरोधी पीछे हट गए। अरे आपके समर्थक पीछे हट रहे हैं। दुष्यंत चौटाला धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं, ये उनका पॉलिटिकल गेम भी हो सकता है कि साहब आपको एमएसपी पर भरोसा देना पड़ेगा। तो लिखा क्यों नहीं कानून के अंदर कि एमएसपी मस्ट है? देखिए त्रिवेदी जी, आप एक समझदार व्यक्ति हैं और केवल परसेप्शन पर चलना या केवल बातों पर चलना, मीडिया को सत्य का अन्वेषण करना होता है। और हरसिमरत के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ देहात में एक कहानी होती है कि एक राज्य में, एक रियासत में 2 कुएं थे और एक का पानी प्रजा पीती थी और एक का पानी जो है राजा और उसका परिवार पीता था। और प्रजा वाले पानी में किसी ने कुछ मिला दिया और वो लोग जो है भाषा बदल गए राजा के प्रति। तो राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने अपने वजीर को बुलाया और पूछा, भाई क्या करें, सारी प्रजा हमारे खिलाफ बोल रही है। तो वजीर ने सुझाव दिया कि हम भी उसी कुएं का पानी पी लेते हैं जी जिसका प्रजा ने पिया है। तो बादल परिवार ने कैप्टन साहब वाले कुएं का पानी पी लिया। तो अब जो आप दुष्यंत जी की बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सधे हुए अंदाज में सभी बातों का समर्थन कर रहे हैं। आपके कुएं का पानी अब मीठा नहीं लग रहा उनको? नहीं, जो उस वातावरण के प्रभाव में आए या इसलिए जिस परसेप्शन एक उत्पन्न किया गया उसके प्रभाव में आया जी। उनको देखिए, राजनीति में अगर मैं ये कहूं कि उनको तो लगता है कि सब कुछ चला जाएगा, उनका तो केवल पंजाब में स्टेक्स दांव पे लगे हुए हैं। आप तो पूरे देश में आपकी कई सरकारें हैं, तो उनको लगा कि भाई अगर आप उनकी सुनेंगे नहीं तो अच्छा है कि वो इस्तीफा देके बाहर हो जाएं। आप तो गठबंधन पर पुनर्विचार करने लगे हैं वो तो। देखिए त्रिवेदी, सत्य पे चलना है, अच्छाई पे चलना है या परसेप्शन पे चलना है? तो जो किसान विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? वो परसेप्शन में चल रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि एक परसेप्शन उत्पन्न किया गया और ये परसेप्शन खरीद शुरू होते ही टूट जाएगा। कल की एमएसपी की घोषणा से टूट गया है। 4 साल केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्यों में भी हमारी सरकार है। तो दिलीप जी, 8 फसलें हम ही खरीदेंगे। जब एमएसपी पे एक फसल का खरीद होगी तो जो झूठा परसेप्शन बना रहे हैं कि एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, मंडी टूट जाएगी, तो ये परसेप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। तब खत्म हो जाएगा तो सत्य उजागर होगा। झूठ के बादलों से सत्य के सूरज को कब तक ढका जा सकता है? धनखड़ साहब, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जिनके साथ किसान हैं। उन किसानों के सीधे सवाल लेते हैं और आपको आवाज आएगी तो सीधे आप जवाब देंगे और मैं आपसे पूछूंगा। मेरे साथ तपिन मल्होत्रा मेरे सहयोगी हैं जो मोहाली में इस वक्त हैं, किसानों के साथ हैं। अनमोल गुलाटी हैं अमृतसर में जो किसानों के साथ हैं, और हिसार से रोहित कुमार हैं, फरीदाबाद से विनोद लांबा हैं। ये चारों सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं फरीदाबाद विनोद लांबा के पास। विनोद, जरा आप किसानों से पूछिए। धनखड़ साहब बैठे हुए हैं जो पूर्व कृषि मंत्री हैं और हरियाणा बीजेपी के प्रधान हैं, तो उनकी भी अपनी एक ताकत है। वो अपनी सरकार को समझाएंगे और किसानों को बताएंगे कि सरकार भरोसा जो दे रही है वो कितना मजबूती से दे रही है, क्योंकि कल एमएसपी का ऐलान भी हो गया है। तो किसानों के सवाल आप लीजिए, फिर हम धनखड़ साहब से पूछते हैं। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी, संपादक ने हमारा एक सवाल पूछा है और धनखड़ जी हमारे साथ हैं, तो धनखड़ साहब से आप सीधा सवाल भी पूछ सकते हैं। धनखड़ साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया था विपक्ष द्वारा, वो अब कहीं ना कहीं एमएसपी बढ़ाने के बाद और जो खरीद शुरू होगी उसके बाद टूट जाएगा। आप लोगों के क्या विचार हैं इस पर? देखो, हमारे जो सरकार या दर्जे से लेकर आई है, भाई कहीं भी जाकर के मार्केट में किसानों से फसल बेच सकते हैं, बात ठीक है सरकार की, लेकिन सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कानून बनाकर लागू करे ताकि किसान को धोखाधड़ी ना हो। इसको एक सवाल आ चुका है कि कानून में उसे शामिल क्यों नहीं किया गया। आप बताइए, एक सवाल सीधा धनखड़ साहब से पूछिए आप।
अध्यक्ष साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका जो अध्यादेश है उसमें धारा 4 में लिखा गया है कि किसान को कार्य दिवस 3 में ही उसका किसान को उसकी फसल का मूल्य दिया जाएगा। जबकि मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को अगर मान लो उस 3 कार्य दिवस में किसान को पैसे नहीं मिलते, उसे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे। कुछ ऐसे गरीब किसान भी है जो 1 एकड़ को बो रहा है, 2 एकड़ को बो रहा है, तो उसके तो मुझे लगता है कि किराए में ही जो उसकी इनकम है, जो कमाई किसान को बचेगी गरीब को, वो उसी में ही चली जाएगी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अध्यक्ष साहब, आपको अगर किसानों की राय का ये बिल जो आपने पारित किया है आपकी सरकार ने, आपको किसान के संगठनों से और सारे किसान नेताओं से एक बार बातचीत करनी चाहिए थी, अगर आपकी सरकार अपनी जगह ठीक है और इस अध्यादेश को लेकर आई है। जी दिलीप जी, ये 2 सवाल हैं सीधे तौर पर। धनखड़ साहब, आप सुन पाए सवाल या मैं दोहराऊं? देखिए, मैं सुन पाया सवाल, मैं उत्तर दे रहा हूं जी। पहली बात तो ये है कि भाई किसी ने उधार में सौदा करना ये आवश्यक नहीं है। ये आपकी ऑप्शन है कि आप मंडी में बेचो या बाहर बेचो। मंडी में उसी प्रकार से सरकार जैसे खरीद करती है एमएसपी पर, उसी प्रकार से खरीद करेगी, वो खरीद वैसे ही चलेगी। और बाहर भी अगर आपने किसी ए ने बी को सामान बेचना है या बी ने सी को बेचना है, तो वो बेचने वाले अपने इस व्यवहार को बिल्कुल कैश पर भी कर सकते हैं, और अगर कैश पे नहीं करना चाहते तो उसमें एक नियम बनाया है कि कम से कम 3 दिन में जरूर पेमेंट हो जाए। नहीं होता है तो एसडीएम किसान लेगा, दो उस व्यापारी के बंदे लेगा, एक अपना व्यक्ति देगा और उनका फैसला करा के पेमेंट करा देगा, और पेमेंट उसकी तुरंत हो इसकी व्यवस्था करेगा, और उसको फिर जुर्माना करने का अधिकार दिया है। अगर वो दिक्कत करता है तो 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना भी कर सकता है। वो तो एक अतिरिक्त सिस्टम बनाया है कि कठिनाई आती है तो इसलिए वो उसमें सबको जाना ही है, सबको उधार बेचना है, ऐसा नहीं है। आप अपना नगद बेचिए, अपने जैसे पहले व्यवहार करते हैं वैसे करिए। अगर कोई बिजनेस आपने ऐसा कर लिया और उसमें कोई आपको 3 दिन की बात कह के अगर चला गया तो उसके लिए ये 3 दिन मैक्सिमम दिए हैं, और उसके लिए आगे समाधान का सिस्टम भी बनाया है, और उसमें किसान प्रतिनिधि भी साथ बैठाएंगे हिसाब कराने के लिए, और उस व्यापारी का प्रतिनिधि भी बैठाएंगे, और उस पर अगर गड़बड़ करता है तो जुर्माने का भी सिस्टम है। इसलिए उस पर कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपका भरोसा है वहां करिए, नगद करिए। अगर आपका कहीं भरोसा उधार का है और कोई आदमी आपका भरोसा तोड़ता है, ये सिस्टम केवल उसके लिए बनाया है। धनखड़ साहब, एक और सवाल था जो पहले हमारे किसान जी किसान साथी जुड़े थे, उनका कहना था बात कर रहा हूं, उनका कहना था कि आप लोगों ने कानून में क्यों नहीं डाला कि एमएसपी मिलेगी। कानून में आप तो केवल जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, उनका यह कहना है। नहीं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अभी देश में 78 करोड़ क्विंटल अनाज की खरीद होती है जो राशन की दुकानों पर बांटा जाता है। हमारे हरियाणा से 15 करोड़ क्विंटल की खरीद होती है। सरकार को जितनी खरीद की आवश्यकता है उतना खरीद करती है, और वो सरकार खरीद करती है। किसी प्राइवेट आदमी पर यह विषय नहीं डाल सकते। सरकार अपना खरीद का पुराना सिस्टम ज्यों का त्यों चलाती रहेगी, और उस सिस्टम में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये किसान के लिए एक अतिरिक्त ऑप्शन है। अगर उसको मंडी से ज्यादा भाव मिलता है तो वहां बेचे, नहीं तो मंडी में जो भाव मिलता है वो ज्यों का त्यों मिलता रहेगा। किसी प्राइवेट आदमी को अपना माल बेचने की उसको कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा, चलिए हम जरा हिसार चलते हैं। पैटर्न मिले तो वहां दे, नहीं तो मंडी की खरीद। जी धनखड़ साहब, हिसार चलते हैं। हिसार में हमारे सहयोगी रोहित हैं। रोहित के साथ किसान जुड़े हुए हैं और उनसे जुड़े संगठन के लोग भी हैं। रोहित, बताइए कि क्या सवाल हैं धनखड़ साहब से हिसार के किसानों के? जी बिल्कुल, हिसार के किसानों से ही बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से धनखड़ साहब ने यही कहा है कि तमाम तरह के जो भी ये प्रोपगेंडे चल रहे हैं वो विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे हैं, तो किसानों से सीधा उनके सवाल लेते हैं। धनखड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, जो हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री भी है और प्रदेशाध्यक्ष भी है। क्या सीधा सवाल है अध्यादेश को लेकर आपका? अध्यादेश को लेकर हमारा सीधा सा सवाल है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। न कहीं समर्थन मूल्य इस प्रदेश के अंदर, न आवारा पशु पर कोई रोक है,
मैं अध्यक्ष जी को एक साफ कह देना चाहता हूं कि हमें कितना दिन और बेवकूफ बनाया जाएगा इस प्रदेश और इस देश के अंदर। नहीं, लेकिन सवाल क्या है, अध्यादेश से जुड़ा आपका क्या सवाल है? क्या लगता है कौन सी भ्रांति ऐसी है? हमारा समर्थन मूल्य पर कोई फसल खरीदी नहीं जा रही। आज बाजरा 1100 और 1200 हिसार की मंडी के अंदर लिया जा रहा है। पहले चना चौने की समर्थन मूल्य क्या था, 38 और 4000 में लिया। और मतलब सरसों कितनी धनखड़ साहब को पता है। यही धनखड़ साहब हमारा पशु समर्थन मूल्य को लेकर मतलब रेल लाइन के ऊपर हमारे साथ बैठे थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन तो दूर, जो इन्होंने अपना समर्थन मूल्य जो माननीय प्रधानमंत्री ने कल दिया है उसके ऊपर हमारी फसल बिकवा दी हुई है। एक सवाल आ चुका है कि समर्थन मूल्य जो दिया है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरी और बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए जी बाबूजी, आपको क्या सवाल लगता है? सरकार ने पहले कहा था कि हमें मुआवजा नहीं देंगे, किसानों को बीमा देंगे। बीमा हमारा काट लिया जाता है परंतु हमारा एक पैसा नहीं मिलता। अध्यादेश से रिलेटेड इस अध्यादेश पे कैसे इतबार करेंगे जब पहले बीमे पर उन पर हम इतबार नहीं कर सकते। तो अध्यादेश भी झूठा है, जैसे वैसे होगा तो वैसे आगे होगा हमारे साथ होगा। बताइए जी, आपका क्या सवाल है? अध्यादेश है कोरा ढकोसला है सर, झूठे आश्वासन है। किसान इसके बहकावे में नहीं आने वाला। पहले भी इन्होंने खाली घोषणाएं की थी, करने के नाम पे लिए कुछ नहीं किया। और ये अध्यादेश है वो आज ये भी एक ढकोसला है। आज जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, हमने देखा है रेट जो लगाए हैं समर्थन मूल्य पे किसान की, जब मंडियां खत्म हो जाए कौन खरीदेगा साहब? चलिए रोहित रुकिएगा जरा। रोहित रुकिएगा आप। धनखड़ साहब के लिए 2 सवाल हैं और एक टिप्पणी है। धनखड़ साहब, पहली टिप्पणी ये ढकोसला है, दूसरी टिप्पणी ये, दूसरा सवाल ये कि साहब जो एमएसपी आपने ऐलान कर दिया है, कल भी ऐलान किया गया, एमएसपी के रेट थोड़ा बढ़ा दिए गए हैं, उसके ऊपर ही खरीद लो। बाजरा की हालत बता दी, वो ताऊ ने वहां पे बता दिया कि बाजरे की हालत ये है। दूसरे जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि आपकी बातों पर हम यकीन कैसे करें कि जब आपने फसल बीमा योजना लागू करवाई है तो फसलों की बीमा के लिए किस्त तो काट ली जाती है, जो प्रीमियम है वो तो ले लिया जाता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो जो फसल बीमा वाली जो कंपनियां हैं वो इतने चक्कर कटाती हैं और कुछ मिलता नहीं है, वो लॉलीपॉप थमा देती हैं। तो इस तरह से 2 बड़े सवाल हैं कि आप पर किसान भरोसा क्यों करें, केवल घोषणा से या फिर आपकी बातों से? तिवाड़ी जी, दिलीप तिवाड़ी जी, जो पिछले सीजन में हमने 6 करोड़ क्विंटल जो है वो धान खरीदा है, 9 करोड़ क्विंटल गेहूं खरीदा है, 15 करोड़ क्विंटल की खरीद हरियाणा इस खरीद में पूरे देश के दोनों आंकड़े देखोगे तो देश में दूसरे नंबर पे 2 पे खड़ा होता है। 3,10,921 मीट्रिक टन या 32 लाख क्विंटल कह सकते हो आप, 31 लाख क्विंटल हमने बाजरा खरीदा है। और सरसों हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन या 75 जो है आप उसको करोड़ में कहेंगे तो 7 करोड़ क्विंटल कहेंगे। तो ये उस नाते से इतनी बड़ी खरीद, यानी 7.5 लाख मीट्रिक टन की सरसों की और 3,10,921 मीट्रिक टन की बाजरे की खरीद। हमसे पहले ना सरसों इस तरह से खरीदी जाती थी, ना बाजरा खरीदा जाता था। और खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होएगी। आज बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि वो भाव नहीं होगा जो किसान भाई कह रहे हैं, लेकिन सरकारी खरीद जिस दिन शुरू होती है और पूरे 1 महीना चलती है, उस दिन अपना धान लाएं, उस दिन अपना बाजरा लाएं। हम बाजरे का भी 1-1 दाना खरीदेंगे और हम सरसों इसका धान का भी 1-1 दाना खरीदेंगे और अगले सीजन में सरसों और गेहूं का भी 1-1 दाना खरीदेंगे। हम खरीद के बारे में सबसे अच्छे राज्य हैं और ये कोई आरटीआई से भी आंकड़े लेगा तो वो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी खरीद हमारे यहाँ होती है। सबसे बेस्ट हमारा मंडी सिस्टम है। यही तो झूठ फैला रहे ना दूसरे लोग की मंडी ही नहीं रहेगी। अभी जो खरीद करेंगे मंडी में ही करेंगे, एमएसपी पे करेंगे। 1 अक्टूबर से लेके लगातार जो है अक्टूबर महीने में जब तक किसानों का सारा अनाज नहीं आ जाता, सरकारी खरीद जारी रहेगी। बीमे के क्रियान्वयन के बारे में भी हरियाणा सबसे अच्छे राज्यों में से है। किसानों से 623 करोड़ रुपए जो है उनकी जो मुआवजा की इसकी बीमे की किस्त होती है वो भराई गई है, लेकिन 2600 करोड़ रुपया 5.5 लाख से अधिक किसानों को मिल चुका है।
अच्छा, चलिए ये बीमे के मामले में हम बहुत अच्छी स्टेट हैं। और टोटल मुआवजा आप कहेंगे तो हुड्डा साहब 6,000 रुपए देते थे, हमने 12 देना शुरू किया। 2700 करोड़ रुपए हम किसानों को जो मौसमी मार है उसका मुआवजा दे चुके हैं। 5300 करोड़ रुपया कंपनसेशन देने वाली हमारी सरकार है। और हुड्डा साहब ने पूरे 10 साल में 837 करोड़ रुपए दिया था। हमने जब सफेद मक्खी आई तो 965 करोड़ रुपए मुआवजा दिया उस समय। और जब गेहूं के पर ओड़े पड़े थे 2015 में तो 95 करोड़ का मुआवजा दिया। और जो है लगातार सरकार किसानों के साथ कंपनसेशन देने के बारे में, मेरा एक अकेला सिरसा जिला जिसमें 235 करोड़ रुपए कपास का जो है बीमे की फसल पे मिले थे इस मामले में। और हुड्डा साहब तो 6,000 के जब मुआवजा था 2.5 रुपए के चेक भेजा करते थे। आज एक भी चेक ऐसा नहीं है जो 500 रुपए से कम हो। हम कंपनसेशन देने में भारत के सबसे अच्छे राज्य हैं। और जो ये बातें कर रहे हैं ना जो कांग्रेसी भड़कारे, हमारा मुआवजा 12,000 रुपए किले का है, इनका मुआवजा 8,000 रुपए किले का है। हमारा गन्ने का भाव 340 है, पंजाब में 310 है। ये किसी भी तरह से हमारी बराबरी नहीं कर सकते जी। इन्होंने लागू ही नहीं किया। धनखड़ साहब जरा, ये केवल बातों के वीर हैं, बहकाना जानते हैं कांग्रेसी भाई। और यहां हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। धनखड़ साहब जरा हम अपने सहयोगी तपिन के पास चलते हैं जो इस वक्त तपिन किसानों के साथ खड़े। तपिन बताइए क्या पूछ रहे हैं किसान भाई, क्या कह रहे हैं, क्या सवाल है? जी दिलीप जी हम इस वक्त मोहाली के कुर्डी गांव में हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो एक सवाल जरूर पूछना चाह रही हैं। आपको क्या दिक्कत है, रोष क्या है कि सारे किसान सड़कों पर हैं? इस वक्त हमारे साथ जो है बीजेपी हरियाणा के जो प्रधान जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? क्या शक है आपको सरकार की नीयत पर? पहली तो जी मैं कुलदीप सिंह ब्लॉक प्रधान मोहाली, पिंड कुरड़ी है मेरा। ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। आप बताइए सवाल क्या है आपका? ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਨਐਸਪੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ, ਫਸਲ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੂਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। जिस तरह इन्नी का साडे नाल अंग्रेज ने भी वधीकी नहीं की। ये आपका सवाल ये कि मंडियां खत्म हो जाएंगी? सुनो मेरा सवाल, आपके सवाल का जवाब देंगे धनखड़ साहब, आप अपना सवाल पूरा कीजिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी, ये कानून आने दे नाल मंडी बोर्ड खत्म हो जाऊगा, पर उहदे जेडे ये बिल लियाते है तो एक बिल उपर भी तो लियाना चाहिए भी NSP ते खरीद कदी बंद नहीं होगी। उहदे तां साडे नाल जुंगलेबाजी करते हैं भी जिमीदार नूं असीं खुश कर दांगे, असीं ये कर दांगे, प्राइवेट बंदे खत्म हो जाएंगी। और जी जरा धनखड़ साहब खत्म हो जाऊगा। धनखड़ साहब आपने सवाल सुना होगा, धनखड़ साहब आपने सवाल सुना होगा। सुन लिया जी, सुन लिया, आपका जवाब लिया। यही देखिए, ना मंडी खत्म होगी, ना MSP खत्म होगा, ना सरकारी खरीद खत्म होगी। ऐसे ही मंडी चलेगी, ऐसे ही सरकारी खरीद चलेगी, ऐसे ही हर साल MSP बढ़ेगा। मोदी साहब ने अपने 6 साल के राज में 500 से लेकर 5,000 तक MSP अलग अलग फसलों के बढ़ाए हैं और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ये तो ऐसी गल है कि मान लो एक जमींदार के 2 पुत्र हैं, एक पुत्र जो है वो कणक की जोन्ने की खेती करता है और एक जो है वो कुछ मॉडर्न फसल प्रगतिशील फार्मर बन गया। उसके पिताजी ने उसके लिए एक चंडीगढ़ में दुकान बना दी, तो दूसरे भाई ने लाठी उठा ली कि मेरी मंडी बंद हो जाएगी अगर ये चंडीगढ़ चला गया तो। ये तो प्रगतिशील किसान उत्पादक संघ FPOs जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, केवल उनके सरलीकरण, संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए कानून बनाए गए हैं। पुराना सिस्टम ज्यों का त्यों चलेगा, उसमें कोई बदल नहीं किया गया है। ना CACP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में कोई परिवर्तन किया है, ना कहीं पर APMC खत्म किया गया है।
तो इस नाते से मंडी भी चलेगी, एमएसपी भी चलेगा। हमें पता है बड़ी संख्या में किसान, सबसे ज्यादा खरीद गेहूं की और जुन्ने की पंजाब से ही होती है, वहीं से होगी। और ये जब अभी अक्टूबर के पूरे महीने में होगी, बाद में अप्रैल में पूरे महीने में होगी, तो जिन्नी झूठ फैला रहे हैं वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। और ये तो थोड़े से किसान जो प्रगतिशील किसान हैं उनको संरक्षण देने के लिए विधेयक लाए हैं। इनका उस पुराने सिस्टम को बनाए रखने में जो का त्यों सिस्टम रहेगा, ये केवल थोड़े से प्रगतिशील किसानों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया धनखड़ साहब। आप बीजेपी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पूर्व के अध्यक्ष रह चुके हैं, आप हरियाणा बीजेपी के प्रधान हैं, आप कृषि मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। तो आप सत्ता के समीकरणों से किसानों के साथ सड़क पर उतरने के लिए भी आपका जो अनुभव है, मुझे लगता है कि किसानों की पाठशाला में जो आपने जवाब दिए हैं वो किसानों को समझ में आएंगे। लेकिन विरोधी भी एक पाठ पढ़ा रहे हैं। आपकी चिंता ये है कि विरोधी ज़्यादा बेहतर पढ़ा पा रहे हैं अभी इस समय। हम आगे आने वाले समय में तमाम वो सवाल उठाएंगे जो किसानों के हैं, तमाम वो सवाल उठाएंगे जो आपके विरोधियों के हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि एक रास्ता निकलेगा जो किसानों के हित में होगा, व्यापारियों के हित में नहीं होगा। और हम ये भी तमाम आशंकाएं जो है इसको लेकर वो भी समय समय पर आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया धनखड़ साहब हमसे बातचीत करने के लिए और जी पंजाब हरियाणा से जुड़ने के लिए। तो किसानों की पाठशाला में आपने सुने किसानों के सवाल सीधे उनके गांव से, खेतों से, और जवाब सुने आपने हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से। फिलहाल शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।